MSc third sem, paper 4th, plant pathology, unit 3rd. As you know, now we start the disease loose isthmus of wheat. The disease loose isthmus of wheat is caused by pathogen Astylagonuda. डिजीज जो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट है ये अस्टिलेगोनुडा पैथोजन इसे कॉज करता है। इसकी क्लास है, द क्लास इज बैसिडियोमाइसिटिस एंड ऑर्डर इज अस्टिलेजिनेस एंड फैमिली इज अस्टिलेजिनेसी। नाउ आई रिपीट, पैथोजन इज अस्टिलेगोनुडा, क्लास इज बैसिडियोमाइसिटिस, ऑर्डर इज अस्टिलेजिनेस एंड फैमिली इज अस्टिलेजिनेसी। Now, after the classification of pathogen, we focus on the distribution of the disease in the world where the disease occurs in dominant form or in common form. पूरे विश्व में ये डिजीज़ कहाँ कहाँ कॉमनली या डोमिनेंट फॉर्म में पाई जाती है, इसके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली जो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट इज नॉट वेरी कॉमन डिजीज। लूज स्पॉट ऑफ व्हीट is a very common disease but not much destructive or don't cause any much loss or much damage. It is also not formed in epidemic form. ये महामारी के रूप में भी नहीं पाई जाती है और कॉमन होते हुए भी इस डिजीज के द्वारा कोई विशेष लॉस नहीं किया जाता है। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ गेहूँ की पैदावार की जाती है, wheat is cultivated, there is disease is present but as a common disease, not a prominent. All over the world, about the distribution, all over the world where the wheat is grown, the disease is present, such as Australia, Japan, Afghanistan and Pakistan, China and Europe and India also. नाउ सिम्टम ऑफ द डिजीज, आप प्लांट को देखकर या कल्टिवेटेड जो खेत है उसको देखकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस डिजीज इज अ लूज स्पॉट ऑफ व्हीट और फ्लैग स्पॉट ऑफ व्हीट और कर्नल बंट ऑफ व्हीट। आई डिस्क्राइब अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कर्नल बंट, अबाउट द सिम्टम्स ऑफ फ्लैग स्पॉट, जैसा कि मैंने इनके सिम्टम बताए हैं। इसी तरह से कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हर डिजीज़ के होते हैं, या लूज स्पॉट ऑफ व्हीट के भी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिनको देखकर, जिनके बिहाफ पर हम इस डिजीज़ का आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डिजीज़ है ये लूज स्पॉट ही डिजीज़ है। नाउ एट फर्स्ट सिम्टम्स, सबसे पहला जो सिम्टम्स का अवेयर होता है, बेसिकली आपको पता है जब व्हीट को ग्रो करते हैं, व्हीट को हम बोते हैं, बोने के बाद उसका छोटा प्लांट डेवलप होता है, प्लांट ग्रो अप होता है, फ्लावरिंग स्टेज आती है, फ्लावरिंग स्टेज के बाद उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रेन्स का या दाने का फॉर्मेशन होता है और ईयर इमर्ज होती है या बाली का निर्माण होता है। नाउ एट द टाइम ऑफ ईयर इमर्जेंस प्लांट लुक्स हेल्दी। जब तक पौधे में ईयर का फॉर्मेशन या बाली का निर्माण नहीं होता है, जो फसल है, जो क्रॉप है, दिखने में कैसी लगती है, एकदम हेल्दी दिखाई देती है। बट इफ़ प्लांट इज इन्फेक्टेड और क्रॉप इज इन्फेक्टेड, लेकिन अगर वो प्लांट इन्फेक्टेड है तो एट द टाइम ऑफ ईयर इमर्जेंस द सिम्टम्स ऑफ लूज स्पॉट ऑफ व्हीट अपीयर, जब उसमें ईयर का निर्माण होगा उस समय इस डिजीज़ के सिम्टम्स उसमें दिखाई देंगे। ईयर फॉर्मेशन से पहले तक वो प्लांट बिल्कुल हेल्दी नज़र आता है, हेल्दी अपीयरेंस होती है उसकी। नाउ फर्स्ट सिम्टम सीन्स ओनली एट द टाइम ऑफ ईयर इमर्जेंस। सबसे पहला सिम्टम कब दिखाई देगा? जब इसमें ईयर का इमर्जेंस होगा। बिफोर द ईयर इमर्जेंस प्लांट लुक वेरी हेल्दी एंड विदाउट एनी डिजीज। व्हाट द फर्स्ट सिम्टम? द फर्स्ट सिम्टम इज द ब्लैक powdery mass, black powdery mass or black powder seen in place of grains of flower। ईयर में जहाँ फ्लावर होने चाहिए या फ्लावर के आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रेन्स होने चाहिए, डिजीज ईयर्स के अंदर क्या होगा कि फ्लावर और ग्रेन की जगह पर इन प्लेस ऑफ फ्लावर और ग्रेन ब्लैक पाउडर प्रेजेंट होगा। दिस पाउडर में बी रिमेन कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन।
अगर ये पाउडर एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है तो हमें क्या दिखाई देगा, एक मास के फॉर्म में दिखाई देगा, एक ग्रुप के फॉर्म में दिखाई देगा। बट इस दिस मेम्ब्रेन इज रप्चर, अगर किसी रीजन से ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, बस्ट हो जाती है, फट जाती है, नाउ द ब्लैक पाउडर मास become open and disseminated and look like a black powdery mass convert into black powdery substance if black powder is remain covered with pericarp or thin membrane। अगर ये black powder thin membrane से या pericarp से covered है तो ये कैसा दिखाई देगा, एक मास के फॉर्म में दिखाई देगा। बट ये दिस मेम्ब्रेन वेरी थिन, ये मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है और इजीली हवा से या किसी भी कॉजल एजेंट से बस्ट हो जाती है, फट जाती है, जिससे ब्लैक पाउडर जो है वो डिसेमिनेट हो जाता है और फैल जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे जो गेहूं की बाली है उसके ऊपर किसी ने ब्लैक पाउडर स्प्रे कर दिया हो या ब्लैक पाउडर छिड़क दिया हो। ठीक है, ओके। नाउ इफ रिमेन कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, अगर एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इट अपीयर द मास, soon the membrane rupture and black powder appear on the ear। जब थिन मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो ब्लैक पाउडर हमें ईयर पे दिखाई देता है। द ब्लैक पाउडर soon blown by wind or other agencies and ratches remain barren। ब्लैक पाउडर है, हवा चल रही है या बरसात हुई या कोई भी किसी भी एजेंसी से, किसी एनिमल ने उसको थोड़ा सा प्लांट को हिलाया तो ब्लैक जो पाउडर है वो क्या हो जाएगा, ब्लोन हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह बह जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, डिसेमिनेट हो जाएगा। और जब ईयर के ऊपर से ये ब्लैक पाउडरी मास जो है डिसअपियर हो जाएगा, ब्लोन हो जाएगा या डिसेमिनेट हो जाएगा, तो एट दैट टाइम ईयर रिमेन बैरन। ईयर कैसी रह जाएगी, बैरन या नग्न। इज अ हेल्दी ईयर ऑफ द व्हीट, इज अ हेल्दी ईयर, ए इज अ हेल्दी ईयर। But in case of loose smut of wheat, grain not develop, is a black mass, black powdery mass। This black powdery mass is a mass of spore, या किसका है, स्पोर का मास है। अगर हवा चली ये डिसेमिनेट हो जाएगा, बह जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। Now ear remain barren, ear कैसी रह जाएगी, barren या नग्न रह जाएगी। Only some residue part remain, यहाँ कुछ इसका residue part ही रह जाएगा, like this। There's a healthy ear, loose smutted ear and barren ear, okay। Now we come on the pathogen, okay। The pathogen of the disease is Astilagonuta। इस डिजीज का जो पैथोजन है वो Astilagonuta है। ये होस्ट सेल या होस्ट जो टिश्यू है उसकी सेल्स के बीच में इसका माइसीलियम ग्रो करता है। मीन्स हम कह सकते हैं द पैथोजन Astilagonuta form a intercellular mycelium within the cells of the host tissue। ये होस्ट टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके बीच में ये माइसीलियम को फॉर्म करता है। मीन्स दीज आर द सेल्स ऑफ टिश्यू, ये होस्ट की सेल्स हैं। तो सेल के अंदर इसका माइसीलियम एंटर नहीं करेगा, सेल्स के बिटवीन, विद इन द सेल इसका माइसीलियम फॉर्म होता है। तो ऐसा माइसीलियम जो सेल्स के बीच में फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर माइसीलियम। तो जो Astilagonuta पैथोजन है इसका माइसीलियम कैसा होता है, इंटरसेलुलर माइसीलियम होता है। इट प्रोड्यूस innumerable spore on the intercellular space of the host tissue। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में ही क्या करेगा, जहाँ माइसीलियम होगा वहाँ ये बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा इंटरसेलुलर स्पेस में। इसके जो स्पोर हैं जो हमें ब्लैक पाउडर के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं। इसी के कारण से जो ब्लैक स्पोर्स हैं वो सेपरेटली अपीयर ना होकर अपीयर लाइक अ सब्सटेंस ऑफ ब्लैक पाउडर। Okay, these smut spores are very minute and color of these spores is pale olive to brown। इनका कलर जो होता है pale olive to brown कलर का होता है। और ये comparatively एक साइड इनका जो कलर है वो डार्क होता है and other side is lighter। मीन्स स्पोर का जो कलर है पूरे स्पोर पर एक जैसा नहीं है। इतने माइन्यूट स्पोर होने के बावजूद भी स्मॉल पार्ट ऑफ स्पोर रिमेन लाइटर। इसका जो स्पोर का थोड़ा सा पार्ट है वो कलर में हल्का रहता है।
शेप ऑफ स्पोर इज एज यू नो स्फेरिकल और ओवल। कैसा है इसका? स्फेरिकल और ओवल है, मीन्स गोलाकार या अंडाकार इसका शेप होता है। इसका जो डायमीटर है मीन्स व्यास 5 to 9 माइक्रोन है। मीन्स अब आप समझ सकते हैं कि जब 5 to 9 माइक्रोन इसका डायमीटर है मीन्स स्पोर्स आर वेरी माइन्यूट। बेसिकली दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ smut spore, which smut? Loose smut of wheat is spherical or oval, is very minute and diameter is 5 to 9 micron, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं अभी। is remain covered by 2 layers, ये 2 लेयर से कवर्ड रहता है। outer layer is called exospore and inner layer is called endospore। जो बाह्य परत होती है उसे हम एक्सोस्पोर कहते हैं और जो अंदर की परत होती है उसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। Basically, endospore is a thin membrane, okay? But exospore is thick and echinulate. What is the meaning of echinulate? When layer contains some outgrowths is called echinulate. Means these outgrowth may be किसी चीज़ का जब लेयर पे डिपोजिशन हो, छोटे छोटे स्पाइन फॉर्म में हो या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो, तो these are called echinulate. Means इसकी जो एक्सोस्पोर थिन है लेकिन एंडोस्पोर जो लेयर है वो कैसे इकाइनुलेट है, उस पर कुछ संरचना बनी हुई है। ओके, नाउ स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? होस्ट सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में इनका डेवलपमेंट हुआ है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो आपको पता है ईच स्पोर गो इनटू द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन आफ्टर मैच्योरेशन। प्रत्येक जो स्पोर है मैच्योरेशन के बाद, मैच्योरिटी के बाद कहाँ जाता है? जर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर एंटर करता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा? दिस स्पोर इज अ एट द ऑन द मैच्योरिटी 2 न्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। 2 न्यूक्लियाई जो होंगे अपोजिट स्ट्रैंड के वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। कौन कौन से 2 न्यूक्लियाई? प्लस न्यूक्लियाई एंड माइनस न्यूक्लियाई। ओके, एट द टाइम ऑफ स्पोर मैच्योरेशन, जब स्पोर मैच्योरेशन होगा, जर्मिनेशन होगा, तो इसमें 2 तरह के न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन है, हाइफा का फॉर्मेशन होगा। एक होगा पॉजिटिव नेचर का, एक होगा नेगेटिव नेचर का। पॉजिटिव मीन्स मेल स्ट्रैंड को शो करेगा और नेगेटिव मीन्स फीमेल स्ट्रैंड को शो करेगा एज ए डोनर और ए रेसिपिएंट, बट नॉट रिसीव और नॉट टू डोनेट। इन दोनों का फ्यूजन होगा जब हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मीन्स एक प्लस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और एक माइनस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइकैरियोटाइजेशन। द्विकेंद्रिक का निर्माण इससे होता है, डाइकैरियोटाइजेशन से, और जिससे जो न्यूक्लियस बनेगा वो बनने वाला न्यूक्लियस कैसा होगा? 2n न्यूक्लियस होगा। ओके, और मैच्योरिटी 2 न्यूक्लियाई ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड। On maturity, 2 nuclei of the opposite strand plus and minus are fused together and a diploid nuclei is formed. Maturity के समय इसके प्लस और माइनस स्ट्रैंड जो न्यूक्लियाई हैं इनका फ्यूजन हो जाता है और इससे क्या बन जाएगा? एक डिप्लॉइड संरचना बन जाती है, द्विकेंद्र की संरचना बन जाती है। ओके, नाउ the dikaryotic, this process is called dikaryotisation. What is the dikaryotisation? Dikaryotisation is a process of fusion of 2 nuclei. Which 2 nuclei? One is plus strand and other is minus strand. The dikaryotic hypha enter in the style and reach to the embryo. अब ये dikaryotic hypha जो बना है ये कहाँ? जो ईयर है, जैसे फ्लावर डेवलप हो रहे हैं उस फ्लावर की स्टाइल पर पहुँच जाता है और उसमें एंटर कर जाता है। वेयर इट इज़ डेवलप इनटू अ थिक इरेगुलर एंड ब्रांच्ड माइसीलियम। वहाँ ये डाइकैरियोटिक जो डबल न्यूक्लियस है, 2n न्यूक्लियस है, ये फ्लावर की स्टाइल के अंदर एंटर कर गया, वहाँ जाके कुछ समय तक ये रेस्ट करता है। देन आफ्टर ये सेल डिवीजन से क्या बनाएगा? मल्टी सेलुलर माइसीलियम फॉर्म करता है। मीन्स माइसीलियम कहाँ बन रहा है? प्लांट में ईयर पर फ्लावर की स्टाइल के अंदर ये माइसीलियम फॉर्म करता है। द माइसीलियम रिमेन डोर्मेंट, बट ये माइसीलियम तब तक डोर्मेंट रहता है एम्ब्रियो के अंदर। कब तक डोर्मेंट रहेगा? जब तक सीड का जर्मिनेशन नहीं हो।
dormant on the seed with dormant mycelia in their embryo look quite healthy in outer appearance. और ऐसे सीड जिनमें कि ये माइसीलियम है, किसका माइसीलियम, पैथोजन का, अस्टिलेगोनुडा का अंदर डोरमेंट फॉर्म में है, वो सीड्स हमें क्वाइट हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी दिखाई देते हैं। और ऐसे सीड्स को आप इजीली चूज़ कर सकते हो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ न्यू क्रॉप। और आपको अननोइंगली जब न्यू क्रॉप को आप ग्रो करोगे तो ये अस्टिलेगोनुडा उसमें एंटर कर जाएगा, क्योंकि हिडन फॉर्म में या डोरमेंट फॉर्म में ये कहाँ छुपा हुआ है, ये हिडन फॉर्म में या डोरमेंट फॉर्म में छुपा हुआ है प्लांट के जो सीड बने हैं उन सीड्स के अंदर, और जो सीड्स आपको बिल्कुल हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। और आपने इस सीड को सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट क्रॉप के लिए आपने ग्रो कर दिया। तो जब सीड का आपने ग्रो कर दिया तो जब नए सीड जर्मिनेट होंगे उस समय डोरमेंट माइसीलियम बिकम एक्टिव। डोरमेंट माइसीलियम बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेशन के समय ये डोरमेंट माइसीलियम एक्टिव हो जाता है एंड ग्रो अलोंग विद द एपेक्स ऑफ कोलियोप्टाइल। और जैसे ही आपने कोई सीड को ग्रो किया जमीन के अंदर, उसका जो कोलियोप्टाइल ऊपर भूमि की तरफ पड़ेगा उसके साथ ही इसका इन्फेक्शन या पैथोजन भी ग्रो कर जाता है। तो डोरमेंट माइसीलियम जो सीड में छुपा हुआ था ये कहाँ रहा, डोरमेंट माइसीलियम जो सीड में छुपा हुआ था ये जर्मिनेशन के समय, सीड के जर्मिनेशन के समय जब इसे मॉइस्चर मिली, फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये कैसा हो गया, ये एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने के बाद ये कोलियोप्टाइल के साथ ही ग्रो करने लगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ सीड जर्मिनेशन के लिए, किसी डिजीज़ के इंसिडेंस के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है। दिस फेवरेबल कंडीशन इन्वॉल्व और इंक्लूड फेवरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर, फेवरेबल रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड फेवरेबल रेंज ऑफ पैथोजन। यू नो, a specific amount of pathogen is able to cause any disease। पैथोजन की एक विशिष्ट मात्रा है किसी डिजीज़ को करने में सक्षम होती है। अगर उस रेंज से नीचे कम है पैथोजन तो डिजीज़ नहीं कर पाएंगे। Then now optimal temperature for the loosening of wheat is 20 डिग्री सेल्सियस to 25 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है इसके लिए वो कितना है, 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है लूज स्मट डिजीज के होने के लिए। द फंगस इज सिस्टेमेटिक। विच फंगस, अस्टिलेगोनुडा, जो कि लूज स्मट ऑफ डिजीज कॉज कर रही है। कैसी है, सिस्टेमेटिक है, नॉट लोकलाइट, सिस्टेमेटिक है। एंड माइसीलियम ट्रेवल थ्रू आउट इन द स्टेम। इसका माइसीलियम पूरे स्टेम में ट्रेवल करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा है उस समय इसका पैथोजन का डोरमेंट माइसीलियम एक्टिव हो गया, और जैसे जैसे कोलियोप्टाइल ग्रो कर रहा है उसके साथ साथ तो पैथोजन का माइसीलियम उसके अंदर ग्रो कर रहा है। मीन्स इसका जो माइसीलियम है स्टेम, पूरे स्टेम में ये रन करता है, पूरे स्टेम को ये कवर करता है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ ईयर। ओके, ऑन द इमरजेंस ऑफ द ईयर, बट जब ऐसे प्लांट में ईयर बनती हैं द माइसीलियम रिच इन द फ्लोरल पार्ट, उस समय माइसीलियम भी फ्लोरल पार्ट में पहुंच जाता है एंड बिकम एक्टिव। वहाँ जाकर ये एक्टिव हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करेगा ये ग्रेन्स की जगह पर। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ ग्रेन्स की जगह क्या प्रोड्यूस करता है ये स्मट सोराई। दीज आर स्मट सोराई और ब्लैक पाउडर मास। ब्लैक पाउडर मास के फॉर्म में ये स्मट सोराई को फॉर्म करता है, स्मट सोराई को ये बनाता है। ऑल द फ्लोरल पार्ट बिकम इन्फेक्टेड एक्सेप्ट ऑन्स। मतलब इस डिजीज में जितने फ्लोरल पार्ट है, floral part, only floral part, not leaflet, not leaf sheath, not leaf, not plant stem, not plant root, only floral part, all floral part except awns, these awns, except awns, बाकी सारे के सारे floral part जो है इसके वो infected हो जाते हैं। One most important thing is that the hosteria are not found। इस पैथोजन के अंदर किसी भी तरह के होस्टेरिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। होस्टेरिया में चूसना, और चूसकन का क्या काम होता है, जो आजू बाजू की सेल्स हैं या जो टिश्यूज़ हैं उनसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके पैथोजन को प्रोवाइड करना और उसको ग्रो अप में हेल्प करना। बट यहाँ जो है इसमें होस्टेरिया नहीं होता है, माइसीलियम डायरेक्टली अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड रिकरेंस ऑफ द डिजीज। The nature and recurrence of the disease is commonly known as disease cycle. Okay, now we continue it.